ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तब क्या क्या होता है अभी तक आप सीख चुके हो, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अभी तक मैंने आपको बता दिए। अब वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करके एक लॉन्ग सम कैसे सॉल्व करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, एडजस्टमेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 14। इसके पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, लास्ट मैंने कौन सा एग्जाम्पल कराया था, ठीक है, लास्ट ये एग्जाम्पल नंबर 11 हमने किया था। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13, ये एग्जाम्पल्स हैं अभी भी, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले मुझे ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 है ये करवाना है, एक लॉन्ग सम मुझे करवाना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी इमेज मैंने आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, मैंने डाल दी है। तो अनिल, मनवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो अनिल, मनवी, पायल तीन पार्टनर्स हैं एंड इनका रेशियो आपको, ओल्ड रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओल्ड रेशियो हमारे काम का है। मैं इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो मैं लिख देता हूँ। ओल्ड रेशियो अनिल, मनवी एंड पायल 5:3:2। ओके, मतलब 5/10, 3/10, 2/10, ये इनका ओल्ड रेशियो है, हमारे काम आएगा बहुत। उसके बाद आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल की वैल्यूज दी हुई हैं, जनरल रिजर्व की वैल्यू दी हुई है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है। एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, मतलब एसेट्स जो है उसकी वैल्यू दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में नीचे आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। ओके, फिलहाल इस सम में न्यू रेशियो हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। इस सम में आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है पास दी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। वो थोड़ा क्रॉप किया है तो मैंने कट किया है, ओके। पर नीचे लिखा हुआ है पास दी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिलहाल हम सिर्फ वही करेंगे। ये ओल्ड रेशियो उसमें हमारे काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। सबसे पहली एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। अभी तक आपने डेप्रिसिएशन शब्द सुना होगा। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन में कोई भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ है, मतलब हमने सारे एसेट्स को रीवैल्यू किया, सारी लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया, तो हमें पता चला कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 10% बढ़ चुकी है। अब दो शब्दों का यहाँ पे ध्यान देना है आपको, एक है बाय एंड एक है टू। बाय लिखा हुआ हो तो पूरा एक तरीके से कैलकुलेशन अलग हो जाती है, टू लिखा हुआ हो तो कैलकुलेशन अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे बाय शब्द का यूज किया है, इसके नीचे मशीन भी रिड्यूस्ड बाय 15% लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाली एडजस्टमेंट जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। तो ये बाय और टू शब्द जो है ना, इसकी वजह से कैलकुलेशन पूरी चेंज हो सकती है, एडजस्टमेंट पूरी चेंज हो सकती है, तो ध्यान देना है इस शब्दों के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो थी पहले 2,60,000। मैं क्या करता हूँ, एक बैलेंस शीट भी बना ही देता हूँ। मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, एक बैलेंस शीट भी ऊपर से कॉपी कर ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। ये बैलेंस शीट पिछले वाले सम की है मैं कॉपी कर लेता हूँ। बनाने के लिए बोली नहीं हुई है, पर मैं अपनी तरफ से कॉपी कर लेता हूँ, अच्छी तरह से समझ में आएगा सब कुछ। ओके, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी चलो कॉपी कर ही लेते हैं, वो भी बनाने के लिए नहीं बोला हुआ है, पर मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। क्या क्या इफेक्ट्स होंगे वो अभी से ही जितना अच्छी तरह से सीखो उतना अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग सम में तो सब कुछ बनाने के लिए बोलेंगे वो लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल भी, बैलेंस शीट। ओके, अंदर की सारी इंफॉर्मेशन मैं मिटा देता हूँ, अंदर की इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है। एंड पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं। तो पार्टनर्स तीन है, अनिल, मनवी एंड पायल, ठीक है। अनिल, मनवी एंड पायल, ठीक है। अनिल, मनवी एंड पायल, ओके। ये पार्टनर्स कैपिटल हो गया। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, अभी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 2,60,000। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा बैलेंस शीट में,
मैं यहाँ पे लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,60,000, ठीक है। अमाउंट में मैं लिख देता हूँ 2,60,000 इनर कॉलम में। अब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू एप्रिसिएट हो गई, मतलब बढ़ गई। डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू कम हो जाना, एप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू बढ़ जाना। 10% इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। एंड शब्द क्या लिखा हुआ है, बाय शब्द, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है 2,60,000, 2,60,000 का 10% होता है 26,000। तो 26,000 जो है वो वैल्यू बढ़ गई है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एड एप्रिसिएशन, एंड 26,000 रुपीज़ में जो है वो मैं ऐड करूँगा। एंड आउटर कॉलम में इसकी जो अमाउंट है 2,60,000 प्लस 26,000, वो मैं यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख दूंगा 2,86,000। ये इसका बैलेंस शीट का इफेक्ट हो गया। अभी जो 26,000 रुपीज़ है हमारा प्रॉफिट है, ये 26,000 रुपीज़ प्रॉफिट जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट होगा, सिंपल है बहुत इसका मीनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट का। प्रॉफिट होगा तो मैं क्रेडिट करूँगा, लॉस होगा तो मैं डेबिट करूँगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी फंडा है वो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, एंड जितना प्रॉफिट हुआ सिर्फ उतनी अमाउंट यहाँ पे लिखनी है 26,000। अब इसकी जर्नल एंट्री जो है, जो आपको क्वेश्चन में पूछी हुई है, वो बता देता हूँ। ये इसके अकाउंट्स में इफेक्ट है। आपको नॉर्मली लॉन्ग सम्स में जर्नल एंट्री करने के लिए बोलते नहीं है, नॉर्मली आपको अकाउंट्स बनाने के लिए बोलते हैं। एंड इसीलिए मैं पहले सिखा भी वही रहा हूँ अकाउंट्स, पर इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछी हुई है। तो बाय वाला हमेशा डेबिट होता है, ओके। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। ये फर्स्ट एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 26,000, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 26,000 रुपीज़। चलो ये हो गई हमारी पहली एंट्री, पहली एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। इसके बाद है सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%। मशीन की वैल्यू 15% कम हो गई। शब्द कौन सा लिखा हुआ है, बाय शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ होता मशीनरी इज रिड्यूस्ड अप टू, या मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 15%, तो पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाती। मैं उसका एक बार डिफरेंस बिटवीन जो है वो भी आपको साइड में करके बता दूंगा कि अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ हो या यहाँ पे अगर एक तरीके से बाय लिखा हुआ हो तो उसका क्या डिफरेंस बिटवीन है, वो भी मैं बाद में बता दूंगा आपको। एक 2 वाली एडजस्टमेंट नीचे वैसे भी दी हुई है। तो मशीन की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे 3,50,000। तो सबसे पहले तो मशीन हमारी एसेट है, यहाँ पे लिखूंगा मशीन, और 3,60,000 रुपीज़ की ये मशीन है। इसकी वैल्यू कम हो गई, रिड्यूस हो गई। कितने परसेंटेज, 15% इसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो 3,50,000, ओके, यहाँ पे मैंने 60 लिखा है, 3,50,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, एंड कितने परसेंटेज कम हुई है, 15%। तो 3,50,000 का 15% होता है 52,500। तो 52,500 हम यहाँ से अमाउंट जो है वो माइनस कर देंगे। बाकी जो भी बच जाएगा 3,50,000 माइनस 52,500 वो आउटर कॉलम में आएगा, मतलब 2,97,500। अब ये 52,500 जो है ये हमारा लॉस है। लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी अकाउंट, एंड 52,500 रुपीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं यहाँ पे डेबिट कर दूँगा। इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। जर्नल एंट्री हमेशा ध्यान दो रिवैल्यूएशन अकाउंट से अगर आपको करनी है तो बहुत सिंपल है। 2 वाला इफेक्ट हमेशा क्रेडिट होता है, बाय वाला इफेक्ट हमेशा डेबिट होता है। ये बहुत सिंपल है। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर अमाउंट डेबिट साइड पे लिखी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। बहुत सिंपल है लेजर एंड पोस्टिंग करना, 11th में आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे एंट्री होगी सेकेंड वाली, यहाँ पे लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 52,500 अमाउंट वाले कॉलम में ऑब्वियसली, टू मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट 52,500। ये हमारा लॉस है 52,500। ये भी हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अभी तक मैंने पार्टनर्स कैपिटल में कोई अमाउंट वगैरह लिखी नहीं है, उसमें कोई इफेक्ट वगैरह है नहीं। ये हमने मशीन की वैल्यू को रीवैल्यू किया एंड लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को रीवैल्यू किया।
जब हम लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करेंगे, बैलेंसिंग वगैरह होगी, तो प्रॉफिट या लॉस जो है वो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, या पार्टनर्स कैपिटल के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होगी तो उसकी अमाउंट ऑब्वियसली ट्रांसफर होगी। जैसे यहाँ पे रिजर्व्स दिए हुए हैं लायबिलिटी साइड पे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये रिजर्व्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एंड ये रिजर्व्स के पैसे पार्टनर्स को मिलेंगे। ओके, पर पहले एडजस्टमेंट्स में हमेशा सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारी पहली एडजस्टमेंट हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हो गई वैल्यू उसकी 10%, मशीन की वैल्यू 15% कम करनी थी वो भी कम कर दी। थर्ड एडजस्टमेंट है स्टॉक, स्टॉक इज इंक्रीज्ड टू 1 लाख रुपीज, इंक्रीज्ड बाय 1 लाख रुपीज एंड इंक्रीज्ड टू 1 लाख रुपीज, उसमें डिफरेंस है बहुत, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टॉक जो है उसकी वैल्यू आपको दी हुई 90,000 रुपीज, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊँगा, बैलेंस शीट में यहाँ पे मैं लिखूंगा इनर कॉलम में स्टॉक एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 90,000 रुपीज। अब ध्यान दो, अब मैं दोनों का डिफरेंस बिटवीन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक इज इंक्रीज्ड टू या अप टू शब्द लिखा हुआ होता है, तो स्टॉक इज इंक्रीज्ड टू 1 लाख रुपीज, मतलब स्टॉक की वैल्यू पहले थी 90,000, अभी स्टॉक की वैल्यू हो गई है 1 लाख रुपीज, मतलब आपको स्टॉक की वैल्यू दी हुई है। एंड अगर क्वेश्चन में लिखते हैं बाय, सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, तो मैं यहाँ पे लिखता ऐड, ओके, यहाँ पे मैं लिखता ऐड स्टॉक में इंक्रीज, यहाँ पे मैं लिखता 1 लाख एंड आउटर कॉलम में मैं लिखता 1,90,000। ठीक है, तो ये बाय और टू का डिफरेंस है। अगर बाय लिखा हुआ होता है तो वो आपको अंदर वाली अमाउंट देते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज वाली, और अगर टू लिखा हुआ होता है तो वो आपको वैल्यू देते हैं कि स्टॉक की वैल्यू अभी 1 लाख रुपए है, स्टॉक इज इंक्रीज्ड टू 1 लाख रुपीज, मतलब स्टॉक की वैल्यू 90,000 थी, अभी 1 लाख हो गई, तो एक्चुअल में इंक्रीज कितनी हुई स्टॉक की वैल्यू 10,000 रुपीज। अब ये जो 1 लाख रुपीज है ये हमारे कोई काम का नहीं, जो बाहर के टोटल्स में लिख रहा हूँ जैसे 2,86,000, 2,97,500, ये हमारे कोई काम के नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बीच के डिफरेंसेस हैं, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इंक्रीज की वैल्यू, डिक्रीज की वैल्यू, ये हमारे काम की होती है। अब यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 10,000 रुपये बढ़ गई, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा बाय स्टॉक अकाउंट एंड आउटर कॉलम में मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000 रुपीज़। इसकी एडजस्टमेंट होगी, बाय वाले हमेशा डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये इसकी एंट्री हो गई, इसका भी कोई भी लेना देना पार्टनर्स कैपिटल से नहीं है। तो ये 3 एडजस्टमेंट अभी तक हमने सॉल्व की। इसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैंने बैलेंस शीट क्यों बनाई है यहाँ पे, क्योंकि हर एक इफेक्ट जो भी एसेट्स के या लायबिलिटीज के रिलेटेड होता है वो बैलेंस शीट में आता ही है। अब इन लोगों ने क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट करने के लिए बोला हुआ है, वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, पर ज़्यादा अच्छी तरह से तब समझ में आएगा जब आप बैलेंस शीट भी बनाओगे, बैलेंस शीट के ऊपर भी ध्यान दो। इसके बाद वाली एडजस्टमेंट इन्होंने लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब बैड डेट रिजर्व इज क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो आपको दी हुई है 1 लाख रुपीज़, उसके ऊपर ये लोग बोल रहे हैं कि 5% का बैड डेट रिजर्व हमको बनाना है। तो टाट फॉर्मेट जो है 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा, टाट फॉर्मेट, TAAT फॉर्मेट, ठीक है, वो मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ। सबसे पहले होता है बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स होता है, एक होता है ट्रायल बैलेंस वाला। ट्रायल बैलेंस मतलब इस केस में बैलेंस शीट वाला, बैलेंस शीट में मैं पहले लाइबिलिटी साइड पे जाके देख लेता हूँ कोई बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड पे कोई भी बैड डेट रिजर्व वगैरह नहीं दिया हुआ है। ओके, दूसरा इसमें एडिशन होता है, ठीक है, ये टार्ट फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपको पता होगा, पता होना चाहिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से सीखो। दूसरा होता है बैड डेट्स, मैं BD लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। एक होता है बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाला जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में कोई बैड डेट्स दिया नहीं हुआ है, एंड एक होता है बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाला कि भाई इतना बैड डेट्स हो गया, जो एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ होता है। उसके बाद होता है एडिशन, एड बैड डेट्स रिजर्व, ठीक है, BDR बैड डेट रिजर्व, ये होता है एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। एंड इसके बाद लास्ट में एक अमाउंट माइनस वाली होती है, लेस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, इसको हम टार्ट फॉर्मेट बोलते हैं, TAAT टार्ट फॉर्मेट, BD BD BDR BDR।
इसमें बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाला ऐड होता है, बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाला भी ऐड होता है, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला भी ऐड होता है। अगर क्वेश्चन में आपको लाइबिलिटी साइड पे बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है तो वो हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। वो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे ही एडजस्टमेंट आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं हमेशा ये टार्ट फॉर्मेट बना देता हूँ। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो बैड डेट रिजर्व जो है 5% हमको क्रिएट करना है। डेटर्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख रुपीज। तो सबसे पहले बैलेंस शीट, यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज। अब इस पे सबसे पहले हमेशा ऐसी टाइप के एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट या बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले हमेशा ये देखना चाहिए कि बैड डेट्स की कोई दूसरी एडजस्टमेंट तो नहीं है बैड डेट्स रिजर्व के अलावा। ओके, कोई अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स की अगर एडजस्टमेंट है तो वो पहले सॉल्व करनी चाहिए एंड उसके बाद ही हमेशा ये परसेंटेज वाली एडजस्टमेंट सॉल्व करनी चाहिए। तो इसके बाद आपको क्रेडिटर की एडजस्टमेंट दी हुई है, उसके बाद आपको WACF की एडजस्टमेंट दी हुई है एंड उसके बाद आपको लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेटेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट दी हुई है। तो डेटर से रिलेटेड सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। अगर डेटर से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट होती तो पहले मैं वो सॉल्व करता। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ होता कि एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज थी, सॉरी अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल थी जो रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो मैं पहले यहाँ पे ऐड करता अनरिकॉर्डेड सेल्स। ठीक है, अनरिकॉर्डेड सेल्स अगर यहाँ पे देते तो वो यहाँ पे मैं पहले ऐड करता, उसके बाद यहाँ पे बैड डेट्स की अमाउंट वगैरह जो है वो मैं माइनस करता। तो बैड डेट रिजर्व यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस, ये आपको बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलो या बैड डेट रिजर्व बोलो, एंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो मैं ए लिखूंगा। इन क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया हुआ है 5%, तो 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपीज़। ये 5,000 रुपीज़ हम यहाँ से माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में आएगा 95,000। टोटल की हमें कोई एक तरीके से परवाह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। हाँ, ये जो डिफरेंसेस हैं इसकी एक तरीके से जो एडजस्टमेंट है एंट्री है वो होती है। तो ये बैड डेट रिजर्व 5,000 रुपीज़ डेटर्स में से माइनस होता है एंड टार्ट फॉर्मेट में ये 3rd नंबर पे आता है, बैड डेट रिजर्व ए पे। दूसरी कोई अमाउंट यहाँ पे दी नहीं हुई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी मैं 0 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 0 लिख देता हूँ एंड यहाँ पे माइनस वाली अमाउंट पे भी 0 लिख देता हूँ। तो आउटर कॉलम में सब प्लस माइनस करने के बाद 5,000 आएगा डेबिट साइड पे, इसकी भी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4th एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बैड डेट रिजर्व नहीं लिखना है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा हुआ है, चलो मैं भी वही लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बात एक ही है। ये 5,000 रुपीज़ की भी एंट्री हो गई। ओके, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी तक बनाया है, बैलेंस शीट अभी तक इतनी बनी है। आप देख रहे हो बैलेंस शीट कितने काम की है। बैलेंस शीट से हमको इफेक्ट्स अच्छी तरह से समझ में आते हैं। डायरेक्टली मैं सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट या सिर्फ मैं डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज बताऊंगा तो सब ऊपर से जाएगा, समझ में आएगा भी तो बहुत कम समझ में आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एग्जाम एडजस्टमेंट नंबर 5th दिया हुआ है, अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 रुपीज इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज हैंस इट इज टू रिटर्न बैक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रेडिटर है 5,000 रुपीज, उसको अभी हमें पे नहीं करना पड़ेगा। रीजन वगैरह ना हमको पता एक तरीके से होने से कोई मतलब है ना ये लोग बताएंगे। क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स एक जो है उसको अभी हमें 5,000 रुपये नहीं देने हैं। तो क्रेडिटर है पैसे देने हैं, क्रेडिटर है पैसे देने हैं, अभी नहीं देने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट है ऑब्वियसली। तो क्रेडिटर की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000। ये मैं सबसे पहले तो बैलेंस शीट में जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज़। अब इसमें से मैं लिखूंगा लेस नॉट टू बी पेड, 5,000 रुपीज़ जो है वो हमें नहीं देने, तो टोटल अभी भी 45,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स को पे करने बाकी हैं। अभी जो 5,000 रुपीज़ हमको नहीं पे करने, ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे
मैं लिखूंगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, ये 5000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हुआ। तो इसकी फिफ्थ एंट्री होगी। आप इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, मैं वो भी बता दूंगा लास्ट में कि आपको अगर कंबाइन एंट्री कैसे करनी है, ये सारी अलग अलग एंट्रीज नहीं करनी है, एक साथ कंबाइन एंट्री करनी है, तो वो भी मैं बता दूंगा। ओके, उसके लिए पहले आपको पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ये बैलेंस शीट नहीं, जर्नल एंट्री करने के लिए पूछी हुई है, पर कंबाइन एंट्री भी हो सकती है। उसके अंदर क्या रिस्क होता है कंबाइन एंट्री में, हमेशा किस चीज़ का रिस्क होता है कि हम सब एंट्रीज जो हैं वो मिक्स करके एक जनरल एंट्री करते हैं। रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज को लेकर एक जनरल एंट्री होती है। अब उसमें अगर आपने जनरल एंट्री किया, या तो पूरी सही होगी या तो पूरी गलत होगी। आधी जनरल एंट्री सही ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। या तो टीचर जनरल एंट्री के फुल मार्क्स देती है या तो जीरो देती है। तो अगर आप सारी एंट्रीज का मिक्स एक एंट्री कर रहे हो, कंबाइन एंट्री, तो अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई मिस्टेक की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई अमाउंट गलत लिखी है, तो आपकी जनरल एंट्री ऑब्वियसली रॉन्ग आएगी एंड फिर उसके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो उसमें रिस्क है। हाँ, टाइम बचता है उसमें, बार बार रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना पड़ता है, एक ही बार में सब हो जाता है। पर ऑब्वियसली फिर आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आपने पूरा सम सही किया। तो ये फिफ्थ यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री अभी लिख देता हूँ मैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5000, ये हमको पे नहीं करने, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000 रुपीज़। ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। थोड़ी स्पेस बना देते हैं, आगे और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फिफ्थ एडजस्टमेंट हो गई, उसके इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लेम ऑफ अकाउंट, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 10,000 रुपीज़। अब हमारे पास WACF की वैल्यू है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की वैल्यू है 30,000 रुपीज़। सबसे पहले तो ये मैं बैलेंस शीट में लिख देता हूँ, लाइबिलिटी साइड पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, WACF 30,000 रुपीज़ हमारे पास हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लेम आ गया अभी हमारे पास 10,000 रुपीज़ का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लेम है 10,000 रुपीज़ का। अब ये क्लेम हमको पे करना पड़ेगा। तो जो बाकी के पैसे बच गए, जो पैसे बच गए अभी 20,000 रुपीज़, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ₹20,000। आउटर कॉलम में हमेशा रिजर्व्स में जीरो ही आता है। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि 10,000 रुपये का क्लेम है एंड वो हमने रिवैल्यूएशन WACF में से माइनस कर दिया। सपोज करो क्लेम, ये मैंने कल भी सिखाया था आपको, जब क्लेम ज़्यादा होता है, सपोज करो 40,000 का क्लेम होता, तो हमारे पास है अभी 30,000 रुपीज़ ही, क्लेम आ गया है 40,000 रुपीज़ का। हाँ, तो 10,000 रुपये हमारी जेब में से जाते तो हमारा लॉस होता, तो यहाँ पे 10,000 डेबिट होता। फिलहाल ये जो क्लेम आया 10,000 का, वो यहाँ से ही ओके निपट गया है, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी उसकी जर्नल एंट्री एंड इफेक्ट्स वगैरह मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो WACF मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, टोटल 30,000 रुपीज़। इसके बाद यहाँ से जो क्लेम है वो क्रेडिट होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, ये 10,000 रुपीज़ का क्लेम यहाँ पे क्रेडिट होगा। उसके बाद जो पैसे बच गए वो तीनों पार्टनर्स को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं, अनिल, मनवी, पायल, मैं AMP लिख रहा हूँ सिर्फ, आप पूरे फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ AMP लिख रहा हूँ। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ए को 20,000 रुपीज़ एंड इसके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पहले भी हम 3-4 बार अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। तो टोटल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5:3:2 में। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, तो 10,000 रुपीज़ ए को मिलेंगे, अनिल को, ओके। उसके बाद एम को
20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो 6,000 रुपीज़ एम को मिलेंगे, मनवी को मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, 6,000, एंड उसके बाद जो बच गया मतलब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 4,000 रुपीज़ जो बच गए वो पायल को मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 4,000 रुपीज़। ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में हाँ इसका इफेक्ट आएगा। मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एंड इनको जो अमाउंट मिली वो मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा, 10,000, 6,000, 4,000, 10,000, 6,000, 4,000, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी 6th एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद एक लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई है, an expense of 2,000 was paid by a firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रीवैल्यू कराने के लिए 2,000 रुपये का खर्चा हो गया, तो ये एक्सपेंस है 2,000 रुपये का। तो ये एक्सपेंस जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड पे आता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 कैश स्लैश बैंक अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,000 रुपीज़, एंड उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। ओके, 7th नंबर की एंट्री होगी, बेसिक सी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2,000 रुपीज़ टू कैश इन बैंक अकाउंट, 2,000 रुपीज़। ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। तो ये लास्ट एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में दी हुई थी। अब यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर। इसका वैसे बैलेंस शीट में इफेक्ट होता, ये कैश एंड बैंक में से मैं माइनस करता, पर क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी चलो मैं मेरे हिसाब से जो इसका इफेक्ट होता बैलेंस शीट में वो मैं बता देता हूँ। वैसे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली भी नहीं हुई है, एंड मैं पूरी कंप्लीट करने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि इस एडजस्टमेंट ये पूरा सम आपको नहीं दिया हुआ है। इसमें ना गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है जिससे कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कैलकुलेट कर पाऊँ। ओके, ना इसमें आपको आगे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कैपिटल का कैसे इफेक्ट्स वगैरह होने वाले हैं, नेट इफेक्ट, कैश मेथड, वो सब कुछ बताया नहीं हुआ। तो ये पूरा सम नहीं है, ये सम सिर्फ आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू रीवैल्यू करना सिखा रहा है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जो है वो जाता है पार्टनर बैलेंस शीट के अंदर, एंड बैलेंस शीट लास्ट में होनी चाहिए टैली। ये पूरा लॉन्ग सम होता है, फिलहाल वो पूरा लॉन्ग सम हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक आपको लिखना है, कैश एंड बैंक, एंड उसमें से ये 2,000 रुपीज़ माइनस करने थे। ठीक है, अगर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट होती तो। फिलहाल इसकी इफेक्ट्स मैंने कर दिए। इसका मतलब ये नहीं है सम खत्म हो गया, एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई। तो यहाँ पे अभी भी जर्नल रिजर्व आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीज़, इसको अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। एंड क्वेश्चन में कभी आपको बोलेंगे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ है कि जर्नल रिजर्व रह गया उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपको खुद से पता होना चाहिए कि जर्नल रिजर्व है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 20,000 रुपीज़ जर्नल रिजर्व, इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। ओके, तो ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इसकी यहाँ पे 8th एंट्री होगी, मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व की वैल्यू दी हुई थी आपको क्वेश्चन में 20,000, इसमें से एज कैपिटल अकाउंट को पैसे मिलेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, वही 10,000। अमाउंट भी लिख ही देता हूँ, 10,000, 6,000, 4,000। ओके, यहाँ पे ए को मिलेंगे 10,000, उसके बाद एम को मिलेंगे 6,000, एंड उसके बाद पी। ओके, तो पी को मिलेंगे 4,000। ये इसकी एंट्री होगी। इसका इफेक्ट भी होंगे पार्टनर्स कैपिटल में, इसके इफेक्ट भी होंगे पार्टनर्स कैपिटल में। मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय जनरल रिजर्व, या सिर्फ फिलहाल मैं GR लिख देता हूँ, 10,000, 6,000, 4,000। ये इसकी एंट्री हो गई।
इसके अलावा बैलेंस शीट में मैं जाऊंगा वापस से, एंड बैलेंस शीट में आपको कैपिटल की वैल्यू दी हुई है। फिलहाल इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, पर मैं एफएक्स बताते जा रहा हूँ। तो कैपिटल आपको दिया हुआ है 3,50,000, 2,50,000 और 3 लाख। वो यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे, पहले लिखते हैं। वैसे नॉर्मली ये सबसे पहली लाइन होती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड उसकी जो अमाउंट्स हैं वो यहाँ पे लिखते हैं 3,50,000, 3 लाख, एंड बीच वाली अमाउंट एक बार देखनी पड़ेगी मेरे को वापस से। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, उसका कोई इफेक्ट कभी होता भी नहीं है वैसे भी। तो 2,50,000 है बीच में, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,50,000। ओके, तो ये आपका सम था। इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री? अच्छा, एक इफेक्ट बाकी है इसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करना बाकी है, पर वो इस लेक्चर में नहीं कराता हूँ मैं, वो अगले लेक्चर में मैं करा दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली, एंड उसका क्या बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करना है मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है।